नया चैप्टर प्लांट किंगडम। अगर वेटेज की बात करें तो औसत वेटेज 3 या 2-3 क्वेश्चन का है। इस बार थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। इस बार चैप्टर से 5 क्वेश्चन थे, क्योंकि पिछली बार 1 क्वेश्चन आया था। तो पिछली बार के 2 और इस बार के 3 मिला करके क्या कर दिए, 5 कर दिए। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। 2 क्वेश्चन वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले थे, ABCDE लिखा था और सही क्रम आपसे पूछ रहा था। और क्रम वाले जब आप क्वेश्चन देखते हो तो मुंह बनाने लगते हो कि काहे सर पूछ रहे हैं टेस्ट में। तो क्वेश्चन आए थे, वो हो गए गलत लोगों के। 3 जो ठीक आसान सवाल थे वो सही हो गए। तो यहाँ 2 अच्छे सवाल बन गए थे। एग्जामिनर जब चाहेगा तब अच्छे सवाल बनाएगा और जब चाहेगा तब आपसे गलत करवा लेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो सही भी हो जाएगा। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर होता है बगैर हेडिंग के कुछ ना कुछ छाप ही देते हैं। यहाँ भी दे दिए इंट्रोडक्शन। तो ये शुरू के इतनी लाइनों में इंट्रोडक्शन है। यहाँ से हम लोग इस जगह से अलग हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम डालें प्लांट किंगडम और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। चलिए सुन लीजिए, 3 क्वेश्चन केवल। चल दिए। प्लांट किंगडम इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि ये बताओ कि प्लांट किंगडम में कौन कौन हैं। तो आप कहोगे प्लांट किंगडम में एल्गी हैं, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट हैं, जिम्नो हैं, एंजियो हैं। ये तो इस समय के प्लांट किंगडम की बात हो रही है। लेकिन जब लिनियस के टाइम प्लांट किंगडम तो हर सिस्टम में रहा ना भाई। 2 किंगडम में भी प्लांट किंगडम था, 3 में भी था, 4 में भी था, 5 में भी है, 6 में भी है। तो सवाल ये है कि जब प्लांट किंगडम सभी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में है, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हमेशा चेंज होती रही। पहले प्लांट किंगडम में कौन कौन था? तो पहले बहुत लोग थे। बैक्टीरिया भी इसी में थे, मतलब मोनेरा के मेंबर भी इसी में थे, प्रोटेस्टा के मेंबर भी इसी में थे, फंजाई भी इसी में था, इवन ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्लांट किंगडम में ही था। और बाकी ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो तो थे ही। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग इसकी चूंकि बदलती रही है तो क्राइटेरिया बदलता रहा, और उसके चक्कर में जब व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिया तो प्लांट किंगडम से ही सबको निकाला है। प्लांट किंगडम से निकाला, मोनेरा बनाया, प्लांट किंगडम से प्रोटिस्टा बनाया, प्लांट किंगडम से ही क्या हो गया, फंजाई। तो कहने का है कि आज प्लांट किंगडम में या मॉडर्न प्लांट किंगडम में या 5 किंगडम सिस्टम वाला जो प्लांट किंगडम है उसमें क्या है? तो कहोगे उसमें अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं। एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है और एंजियो। पहले कौन कौन थे? पहले इसके अलावा यूनिसेलुलर भी कुछ थे, कुछ प्रोकैरियोटिक भी थे, कुछ यूकैरियोटिक भी थे। यही इंट्रोडक्शन में लिखा है, लिख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम चेंज विद टाइम। समय के साथ प्लांट किंगडम की जो समझ है वो चेंज होती रही। क्यों हुआ ये कि जो अर्लियर टाइम था या अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, और अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का जो प्लांट किंगडम था उसमें कौन कौन लोग थे? तो उसमें कई लोग इंक्लूड थे जिनको नहीं होना चाहिए था।
जैसे इसमें मेंबर थे मोनेरा के, प्रोटिस्टा के और किसके, फंजाई के। और इसमें कौन था, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में था। ठीक है, इसके अलावा ब्रायोटेडो जिम्नो तो थे ही, लेकिन जब समय बदला विटेकर का आया क्या, 5 किंगडम सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, इन सब को निकाला, मोनेरा के लिए अलग किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा के लिए अलग किंगडम बनाया, फंजाई के लिए अलग किंगडम बनाया, और ब्लू ग्रीन एल्गी को किस में रखा, ब्लू ग्रीन एल्गी को मोनेरा में रखा। और तो प्लांट किंगडम में केवल लिमिटेड लोग बचे, तो इसमें अलग अलग बनाया, एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और क्या, एनिमल किंगडम। इन सब को एक्सक्लूड किया, कहां से, प्लांट, और इनको पुट किया इनको अपने 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 किंगडम में रखा, और प्लांट किंगडम में किसको किसको छोड़ा, तो अब सिर्फ एल्गी हैं, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट हैं, जिम्नोस्पर्म हैं और एनजीओ, इतने लोग बचे। तो हमको ये वाला प्लांट किंगडम पढ़ना है, इसमें एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट का है कि भाई इतना बड़ा जो प्लांट किंगडम है उसको भी तो आप छोटे छोटे ग्रुप में बांटोगे, तो प्लांट को क्लासिफाई करने के कई सिस्टम हैं। सुन लीजिए फिर एक साथ लिखिए। सबसे पहला है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सॉरी आर्टिफिशियल। पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऐसे ही है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऐसे ही है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक, सुन लीजिए फिर एक साथ लिखेंगे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम लिनियस के द्वारा दिया गया अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्लांट का। लिनियस कहते हैं कि यदि प्लांट को क्लासिफाई करना है तो केवल ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टर, सुपरफिशियल का मतलब बाहर बाहर के, तो सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे कहा कि आप नंबर आप लीफ ले लीजिए, शेप आप लीफ ले लीजिए, केवल कोई एक कैरेक्टर। फिर कहा थोड़ा और सही बताओ, तो कहा इतना करते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं जो बाहर दिख रहे हैं, या भाई बहुत ज़्यादा है तो एंडोसियम का कैरेक्टर इस्तेमाल कर लीजिए। वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंडोसियम के कैरेक्टर का इस्तेमाल करके प्लांट को क्लासिफाई कर देना चाहिए। लिनियस ने क्लासिफाई करके भी दिखाया। क्या किया, सिर्फ स्टैमेन, एंडोसियम स्टैमेन का नंबर और उसका स्टैमेन का जो साइज है उस आधार पर इन्होंने पूरे प्लांट को क्लासिफाई कर दिया।
इन्होंने कहा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज प्लांट की, उनको भी हम अलग कर सकते हैं, भले ही हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ करेक्टर पर बेस्ड है। लेकिन दुनिया के लोगों को ये क्लासिफिकेशन सिस्टम पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? इन्होंने क्या किया था, जो वेजिटेटिव करेक्टर हैं उनको बराबर का महत्व दे दिया था, किस पर? सेक्सुअल करेक्टर पर। लोगों का ये कहना है कि भाई किसी भी प्लांट के जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं वो इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं। अब अगर वेजिटेटिव करेक्टर बदल जाएंगे तो आज प्लांट कहीं और रखा होगा दूसरे ग्रुप में, और कल दूसरे ग्रुप में रखना पड़ेगा, जो करेक्टर चेंज हो चुका होगा। तो ये बेहतर नहीं है। हमको जज नहीं बनना, हमको क्वेश्चन सही करना है। 5 क्वेश्चन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय यूजिंग क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम। ऑन बेसिस ऑफ वेजिटेटिव करेक्टर एंड इंड्यूसियम करेक्टर, फिर से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। लिनियस के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल। स्टैमेन के साइज और नंबर के आधार पर प्लांट क्लासिफाई कर दिया, आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी अलग कर सकते हैं, किससे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से। लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बराबर का महत्व दे रहे हैं किसको? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कैरेक्टर को। लोगों का कहना है, वैज्ञानिकों का ही, कि भाई देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत जल्दी बदल जाते हैं, तो वो ठीक नहीं। समय बीत गया, फिर वैज्ञानिक बदले। वैज्ञानिक आए बेंथम एंड हुकर, बेंथम, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इन बेंथम एंड हुकर ने क्या किया? प्लांट को क्लासिफाई करने में नेचुरल एफिनिटीज का इस्तेमाल किया। अभी नेचुरल एफिनिटीज क्या है? नेचुरल एफिनिटीज का मतलब नेचुरल तरीके से प्लांट में जो भी कैरेक्टर पाए जाएंगे। तो कहा सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर का इस्तेमाल ना करिए, इंटरनल कैरेक्टर भी इस्तेमाल करिए। इंटरनल कैरेक्टर में क्या ले लिया जाए? कहा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ले लीजिए, एनाटमी ले लीजिए, एम्ब्रायोलॉजी ले लीजिए। तो जब एक्सटर्नल इंटरनल सबका इस्तेमाल कर लोगे तो उसको हम कहेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और वही मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। किसका? प्लांट की बात हो रही है। लेकिन वैज्ञानिक हैं कि वो संतुष्ट होते नहीं, कुछ न कुछ नया पेच आता रहता है। तो कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि एक काम करते हैं कि यदि किसी प्लांट को आप क्लासिफाई कर रहे हो, किसी ग्रुप में रख रहे हो, मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर प्लांट का ग्रुप है और इसमें कोई नया प्लांट क्लासिफाई करके आप ला रहे हो, तो ये तो पता करो कि जो पहले से यहाँ प्लांट P1 या P2 हैं, इनसे इनका कुछ रिलेशन है कि नहीं है। इवोल्यूशनरी रिलेशन भी तो होना चाहिए। कहा कैसे? कहा अगर दो प्लांट को आप एक ग्रुप में रख रहे हो तो इन दोनों प्लांट का इंसेस्टर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। बात भी सही है भाई। अगर किसी एक ग्रुप में किसी दूसरे प्लांट को ला रहे हो क्लासिफाई करके, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि इस प्लांट और इस प्लांट में क्या रिलेशन है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया गया तो लोगों ने कहा यह नया सिस्टम है, इसका नया नाम रख देते हैं, इसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कह दिया गया। इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की खास बात है, ये इवोल्यूशनरी ट्री का इस्तेमाल करता है, और इवोल्यूशनरी ट्री को क्लेडोग्राम कहते हैं। अभी लिखिएगा नहीं कुछ, सभी सब लिखाएंगे। इवोल्यूशनरी ट्री को क्लेडोग्राम कहते हैं, इसी नाते फाइलोजेनेटिक सिस्टम को क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब ये इवोल्यूशनरी ट्री क्या है? तो इवोल्यूशनरी ट्री कहो, चाहे उसको फाइलोजेनेटिक ट्री कहो, चाहे उसको फैमिली ट्री कहो, चाहे उसको क्लेडोग्राम कहो, खास बात ये है, कहा गया कि मान लेते ये पेड़ है तो इसमें ये स्टेम है, स्टेम के बाद मोटी मोटी ब्रांचेज होगी, फिर उनकी और ब्रांचेज होंगी, फिर उनकी और ब्रांचेज होंगी, और आखिरी में क्या लगी होगी? लीफ लगी होगी। कहा जो डिफरेंट टेक्सा है उसको इस पे अरेंज करना है। तो जितना बड़ा टेक्सा उतना नीचे रखेंगे, किंगडम यहाँ रखेंगे। तो जो मोटी मोटी ब्रांचेज होंगी वो फाइलम, और जो पतली होंगी तो क्लास, और पतली आर्डर, फिर और पतली फैमिली, फिर जीनस, और जो पत्तियां होंगी वो क्या होंगी? तो किसी भी फैमिली ट्री या इवोल्यूशनरी ट्री में हायर टेक्सा नीचे रखा जाता है, बॉटम, और लोअर टेक्सा ऊपर रखा जाता है। तो किंगडम किसको कहाँ होगा?
कहो जो पेड़ का जो स्टेम होगा वो किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा, और फैमिली ट्री की जो पत्तियां होंगी वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगी। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिए हैं, क्लेडोग्राम वाला नहीं लिखा एनसीईआरटी। एक और खास बात, जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टेब्लिश कैसे करोगे, तब तो फॉसिल रिकॉर्ड का डाटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब फॉसिल हिस्ट्री इस्तेमाल की जाए तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तब आपको पता चल पाएगा। बहुत बार ऐसा हो रहा था कि फॉसिल रिकॉर्ड मिल नहीं रहा था, तब अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, तो कहा कुछ और दिमाग लगाते हैं, तो फिर नए नए तरीके से क्लासिफिकेशन करना शुरू किए। तो उसी कड़ी में एक आ गई है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। कहा ये क्या है, कहा एक काम करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में जितने कैरेक्टर हैं आल, सभी कैरेक्टर को ले लेते हैं। तो भैया सभी कैरेक्टर को ले लोगे तो एनालिसिस कैसे करोगे, बहुत मुश्किल है, तो कहा कंप्यूटर से करा लेते हैं। तो जब कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन हो तो उसका नाम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसका नाम न्यूमेरिकल क्यों पड़ गया, कहा जितने कैरेक्टर हैं उनको सबको एक नंबर दे देते हैं, कैरेक्टर को एक नंबर दे देते हैं और सारे कोड दे देते हैं, फिर नंबर और कोड की एनालिसिस कौन करेगा, कंप्यूटर कर लेगा। तो एक साथ सैकड़ों कैरेक्टर की एनालिसिस किसमें की जाती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ आया हुआ है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं, तो सारे कैरेक्टर कहाँ यूज हो जाते हैं, आंसर क्या देंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। ठीक है, फिर ऐसे ही एक आया साइटोटेक्सोनॉमी। कहा सेल के स्ट्रक्चर को यूज कर लिए, जैसे क्रोमोसोम का नंबर है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है। कुछ लोगों ने कहा ऐसा करते हैं केमिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं, सेल के अंदर जो केमिकल पाए जाएं तो उसको कीमोटेक्सोनॉमी कहेंगे। ये इतना इंट्रोडक्शन में लिखा है, हम दोबारा लिखते चलेंगे और फिर से बोलते चलेंगे तब आपको याद हो जाएगा। जिस क्रम में लिखेंगे बस उसी क्रम में आपको माइंड में फिट कर लेना है। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, इसका नाम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों है, तो जब आर्टिफिशियल प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाए तो आर्टिफिशियल, और जब नेचुरल प्लांट का क्लासिफिकेशन जाए तो नेचुरल, तो वही तो कारण होगा, इतिहास तो पढ़ नहीं रहे हो। और अच्छा ध्यान से सुनो, जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं प्लांट का तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहते हैं, क्यों, ध्यान से सुनिएगा, जो वहां लॉजिक वही यहाँ लॉजिक है। तो काम की बात सुने, जब आप 2 प्लांट का क्रॉस कराते हैं तो इस प्लांट को आपने सेलेक्ट किया है, इस प्लांट को आपने सेलेक्ट किया है, इसका कोई कैरेक्टर पसंद है, इसका कोई कैरेक्टर पसंद है, आप क्रॉस कराते हो, हाइब्रिड बनवाते हो जिसमें कैरेक्टर कंबाइन होते हैं। इन दोनों का क्रॉस होगा या नहीं होगा इसका चुनाव आपने किया है, इसका कैरेक्टर आपने सेलेक्ट किया, इसका कैरेक्टर आपने सेलेक्ट किया। तो जब आप स्वयं कैरेक्टर सेलेक्ट करोगे तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो जाएगा। वही हाल यहाँ भी है, किसी एक कैरेक्टर या किसी कुछ कैरेक्टर पर आप क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो, तो जो कुछ कैरेक्टर है वो कौन तय करेगा, पौधा तो बताएगा नहीं कि हमारा ये वाला कैरेक्टर यूज कर लो। आप कह रहे हो कि हम एंड्रोसियम के नंबर के आधार पर कैरेक्टर करें, क्या पौधे में केवल एंड्रोसियम ही है और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन आप किसी एक कैरेक्टर को लेकर के क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो, तो जिस कैरेक्टर को आप लेकर के क्लासिफिकेशन करोगे उसका चुनाव तो आप ही करोगे ना। जब चुनाव आप करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। और अगर नेचुरल कैरेक्टर सारे पाए जाए तो जब सारे कैरेक्टर का इस्तेमाल आप करने लगोगे तो फिर आर्टिफिशियल नहीं होगा, जो अच्छा लगेगा कैरेक्टर वो भी यूज करोगे और जो अच्छा नहीं लगेगा वो भी यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, इसका नाम आर्टिफिशियल क्यों पड़ा, क्योंकि कैरेक्टर आपने सेलेक्ट किया है, कोई एक कैरेक्टर, जैसे वहां कोई एक कैरेक्टर सेलेक्ट करते हो तभी क्रॉस कराते हो। हो गया क्लियर, शुरू करें, लिखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय, ये सब जगह मिलते हैं,
कैरोलस लिनियस। इसी नाते इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। इस सिस्टम ने क्या यूज किया? ग्रास सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब सरफेस, सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। किस बेसिस पर किया? ऑन बेसिस ऑफ, क्या थे? वेजिटेटिव कैरेक्टर आर एंड्रूसियम कैरेक्टर। लिनियस ने क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। किसको? प्लांट्स को। किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ, किसके आधार पर बताओ? तो कहोगे नंबर एंड साइज। स्टैमन। लिनियस कहते हैं कि सेपरेट कर सकते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, भले ही हमारा क्लासिफिकेशन कुछ कैरेक्टर पर है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वो अलग बात है। सिस्टम बेस ऑन फ्यू कैरेक्टर, लेकिन नॉट एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज ये पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि बराबर का महत्व दे दिए। इक्वल वेटेज टू किसको? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो एफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने दिया? गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। शॉर्ट फॉर्म में बेंथम एंड हुकर भी कहते हैं। ऑन बेसिस ऑफ
किस आधार पर दिए थे? तो कहोगे नेचुरल एफिनिटी, मतलब यूज कर लिए थे एक्सटर्नल कैरेक्टर और क्या, इंटरनल कैरेक्टर। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, और इसी नाते, क्योंकि बेहतर है, इसी नाते ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम। बढ़े आगे। तो नेचुरल का नाम याद रखिएगा, बेंथम एंड हुकर कहो या पूरा नाम बोल देना। बढ़े। तीसरा है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम है क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला सवाल है कि किसने दिया? एंगलर एंड प्रेंटल। अगर ये ना मिले तो दूसरा आंसर दे दीजिएगा, ब्रैकेट में ना लिखिए, आल्सो बाय हचिंसन। बड़े साइंटिस्ट हैं हचिंसन ने, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया है। बेहतर। ये क्या कहते हैं? तो ये यूज करते हैं क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट या ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही फाइलो जेनेटिक रिलेशंस कहते हैं। ये यूज करते हैं इवोल्यूशनरी ट्री जिसको फैमिली ट्री भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्लैडोग्राम भी है, और क्लैडोग्राम यूज करने के नाते क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन है। किसी भी इवोल्यूशनरी ट्री में क्या होता है कि जो हायर टेक्सा होता है वो कहां मिलेगा? एट बॉटम। और जो लोअर टेक्सा होता है वो कहां मिलेगा? एट टॉप। जैसे
किंगडम कहाँ मिलेगा? स्टेम के फॉर्म में मिलेगा। स्टेम रिप्रेजेंट किंगडम और लीफ रिप्रेजेंट स्पीसीज। ये यूज करते हैं फॉसिल हिस्ट्री को। फिर क्या हुआ? चौथा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या है? इसी का दूसरा नाम क्लैडिस्टिक है, नहीं फेनेटिक्स। इसका दूसरा नाम फेनेटिक्स। ये याद रखिएगा, काम का शब्द है फेनेटिक्स। क्या है? ये कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन यूज क्या करता है? ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर नंबर एंड कोड गिवन टू ईच कैरेक्टर। फिर डाटा एनालाइज बाय इसके द्वारा कंप्यूटर। फायदा क्या मिलेगा? सैकड़ों कैरेक्टर एक साथ एनालाइज हो जाए। हंड्रेड्स कैरेक्टर एनालाइज सेम टाइम। ये पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा है साइटोटैक्सोनॉमी। ये क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में जैसे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर या बिहेवियर, और आखिरी है कीमोटैक्सोनॉमी। ये यूज करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कह रहा, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ा था लिविंग का अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर। सजेस्ट दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल है। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हमेशा क्या रही है? चेंज होती रही। क्यों? पहले फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा के सब मेंबर प्लांटिम थे,
फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन सब में सेलवाल थी। पहले सब प्लांट किंगडम में रखे गए थे, अब इनको निकाल दिया गया है। और कहाँ रख दिया गया है? अलग अलग किंगडम में रख दिया गया है। पहले ये सब सेम किंगडम में थे। साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी नहीं है, उसको प्लांट किंगडम में रखे थे, उसको भी निकाला गया। तो अब बचे कौन कौन लोग हैं? एल्गी बचा है, ब्रायो बचा है, चेरडो बचा है, जिम्नो और एंजियो। कह रहा लाओ विद इन द प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझ लेते हैं। विद इन द एंजियोस्पर्म तो लिखा है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो इसमें क्या यूज किया गया था? ग्रास सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हैबिट यूज कर लिए, कलर यूज कर लिए, नंबर यूज कर लिए, या शेप ऑफ लीफ यूज कर लिए। ये मेनली किस पर बेस्ड थे? या तो वेजिटेटिव या तो किस पर? एंडोसियम। और ये दिया किसने था? एंडोसियम वाला लिनियस ने दिया था। ऐसा सिस्टम को नाम क्या पड़ा? आर्टिफिशियल। ये सेपरेट कर सकते थे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, वो अलग बात है कि ये किस पर बेस्ड है, केवल कुछ करेक्टर पर बेस्ड है, फिर भी इनके पास ये था कि सेपरेशन कर सकते थे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बराबर का महत्व दे रहा है किसको? किसी वेजिटेटिव और किसी सेक्सुअल करेक्टर, और यही एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं वेजिटेटिव करेक्टर बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किससे? इन्वायरमेंट। लेकिन इसके अगेंस्ट आया कौन सा? नेचुरल वाला। उसने कहा कि नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड रखो। कहा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर के चक्कर में ना रहें, इंटरनल कैरेक्टर भी देखें, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमी देखें, एम्ब्रायोलॉजी देखें, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब देखें। तो ये तब बेहतर हो गया। किसने दिया? बेंथम। और किसने दिया? जोसेफ डाल्टन हुकर। तो यही एक्सेप्टेड है। आज के समय में क्या कर दिया गया है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया है। किस पर बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, और ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। एज्यूम, एक पॉइंट छूट गया था बेटा, इसमें लिखना जरा बढ़ा लो। इसमें फाइलोजेनेटिक कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेम टेक्सा के, उनके एंसेस्टर क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। पॉइंट बढ़ाओ। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टेक्सा है क्या? कॉमन एंसेस्टर। ये एक लाइन छूट गई थी। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टेक्सा, अगर दो ऑर्गेनिज्म एक टेक्सा में रखे हैं तो उन दोनों का एंसेस्टर क्या होगा? कॉमन होगा। नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प दिस कंफ्यूजन। ये तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमको क्या नहीं मिलता है, कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता है। फिर आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर बेस्ड है। और यहाँ क्या लिखा है? ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नंबर देते हैं, कोड देते हैं सभी कैरेक्टर को, और फिर डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं, कंप्यूटर करेगा। इसमें क्या होगा? इसमें बराबर का महत्व मिले। फिर पॉइंट छूट गया है। इंपॉर्टेंस और क्या, सभी कैरेक्टर एक साथ एनालाइज हो जाते हैं। साइटोटॉक्सोनॉमी में क्या है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे क्रोमोसोम का नंबर है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर। और कीमोटैक्सोनॉमी में क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये हेडिंग अभी न डालिए। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में एक लाइन बढ़ा लीजिए, यहां बढ़ा लीजिए। प्रोवाइड इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर। इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर्स। यहां तक हम लोगों ने लिख लिया है। अब हेडिंग डालिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। ये वो टॉपिक है इसको अगर हम लोग याद कर लेंगे तो प्लांट किंगडम में बहुत बार बार लिखा आपको मिलेगा
कि स्पोरोफिटिक मेन है, कोई कहेगा गेमेटोफिटिक मेन है, कोई कहेगा वो डोमिनेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है। तो सब हम पूरा एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक का पूरा पैटर्न समझ लेते हैं, फिर बार बार आएगा तो वहां समझ में चीजें आसानी से आएंगी। किसी भी प्लांट में दो फेज होती है, एक होती है डिप्लॉयड फेज और एक होती है हाइप्लॉयड फेज। डिप्लॉयड फेज का नाम स्पोरोफिटिक फेज होता है और हैप्लॉयड फेज का नाम ये फेज 2n होती है और ये फेज n होती है। पहला सवाल ये है कि इनका नाम स्पोरोफिटिक फेज और गेमेटोफिटिक फेज पड़ा क्यों? तो ध्यान से सुनिए, प्लांट की वो फेज, वो फाइट जो स्पोर बनाए उसका नाम स्पोरोफाइट, और वो फाइट जो गैमीट बनाए उसका नाम गेमेटोफाइट। तो एक स्पोर प्रोड्यूसिंग होता है और एक गैमीट प्रोड्यूसिंग। तो ये क्या है? ये है स्पोर प्रोड्यूसिंग। और ये क्या है? गैमीट प्रोड्यूसिंग। एक और क्वेश्चन है, स्पोर होते हैं n और गैमीट भी होते हैं n, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि गैमेटोफाइट n है और गैमीट भी n है तो बताओ यहां डिवीजन कौन सा होगा? तो यहां माइटोसिस होगा। अच्छा, स्पोरोफाइट 2n है और स्पोर n है तो यहां क्या होगा? तो याद रखिएगा कि किसी भी प्लांट में मियोसिस कब होती है और माइटोसिस कब होती है। तो मियोसिस बोलते ही आपके दिमाग में गैमीट आ जाता है। यहां मियोसिस से गैमीट नहीं बना है, यहां मियोसिस से स्पोर बना है। एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर गैमीट बनने में क्या होगा? तो गैमीट बनने में वास्तव में यहां मियोसिस नहीं माइटोसिस होती है। कैसे वो भी आगे समझ में आ जाएगा। एक और खास बात है कि जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट बना लेती है। मतलब स्पोरोफाइट से क्या बन जाएगा? गेमेटोफाइट बन जाएगा। हाँ, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? गेमेटोफाइट बनेगा। और गेमेटोफाइट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। ये 2n है और ये n है, तो आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि 2n से n कैसे बन जाएगा? तो कुछ कॉन्सेप्ट और है, तो ध्यान से सुने। वास्तव में स्पोरोफाइट क्या करता है? बना लेता है स्पोर। क्या बना लेगा? स्पोर। और स्पोर के जर्मिनेशन से बन जाएगा गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट बना लेता है गैमीट। और गैमीट के फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो स्पोरोफाइट बनाएगा गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट बनाएगा स्पोरोफाइट। कैसे बनाएगा? स्पोरोफाइट स्पोर बना के गेमेटोफाइट बना देगा और गेमेटोफाइट गैमीट बना के स्पोरोफाइट बना देगा। यही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होगा?
तो जैसे मान लेते हैं कि स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर, स्पोर का होगा जर्मिनेशन, बन जाएगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में होगी क्या, गैमेटोफाइट से बनेंगे गैमीट, गैमीट का होगा फर्टिलाइजेशन, और बनेगा जाइगोट। स्पोरोफाइट क्या होगा 2n, यहां क्या होगा मियोसिस, तो स्पोर किसका बनेगा n। जर्मिनेशन का मतलब होता है माइटोसिस होना, बनेगा गेमेटोफाइट जो कि होगा क्या n। इस जगह क्या होगा, बस इस जगह होगा माइटोसिस, बनेंगे क्या गैमीट जो कि होंगे क्या n। इस जगह क्या होगा, बनेगा जाइगोट जो कि होगा क्या 2n, और अगर 2n है तो ये स्पोरोफाइट है, अगर ये 2n है तो ये स्पोरोफाइट है, और ये साइकिल पूरी हो गई। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से शुरू किए, पहले किए मियोसिस बनाए स्पोर, स्पोर में किए माइटोसिस जर्मिनेशन किए बनाए क्या गेमेटोफाइट, किए माइटोसिस बनाए गैमीट, फर्टिलाइजेशन किए बनाए जाइगोट। जैसे जाइगोट बना इसका मतलब 2n बना, और 2n का मतलब क्या बन गया स्पोरोफाइट। कहानी फिर से क्या हो गई, शुरू हो गई। तो कहोगे जब से स्पोर बन जाता है उसी समय से गेमेटोफाइट शुरू। अच्छा, स्पोरोफाइट की शुरुआत कब से होती है, जिस दिन जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस होगी, एम्ब्रायो बनेगा, उससे स्पोरोफाइट बन जाएगी। तो जिस दिन जाइगोट बना उसी दिन क्या शुरू हो गया, स्पोरोफाइट शुरू हो गया, और जिस दिन स्पोर बना उसी दिन क्या शुरू हो गया, गेमेटोफाइट शुरू हो गया। तो गेमेटोफिटिक फेज बिगिंस विद, तो आंसर देंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर बना एन बना ना, जैसे एन बना इसका मतलब गेमेटोफाइट शुरू, और स्पोरोफाइट बिगिंस विद, तो आंसर देंगे विद द जाइगोट। लिख लो, पढ़ाएं। अब सिर्फ ये समझना है कि एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियोस्पर्म किस पर्टिकुलर प्लांट में गेमेटोफिटिक फेज मेन है, किसमें स्पोरोफिटिक मेन है। जो मेन होगी वो डोमिनेंट होगी। जैसे किसी में पूरा जीवन स्पोरोफाइट में गुजरता है, थोड़ी देर के लिए गेमेटोफिटिक फेज बनता है। किसी का कंप्लीट लाइफ गेमेटोफाइट फेज में गुजरती है, थोड़ी देर के लिए क्या बनता है स्पोरोफाइट। बनेगा जरूर, चाहे कम ही समय के लिए बने। तो स्पोरोफिटिक फेज बड़ी है कि गेमेटोफिटिक फेज बड़ी है, इसी हिसाब से लाइफ साइकिल 3 टाइप की होती है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हेप्लो डिप्लॉन्टिक। जिनका जीवन में हेप्लॉइड फेज ज्यादा होगी, मतलब गेमेटोफिटिक फेज लंबी होगी, उनको क्या कहोगे हेप्लॉन्टिक। और जिनकी डिप्लॉइड फेज मतलब स्पोरोफिटिक ज्यादा होगी, उनको क्या कहोगे डिप्लॉन्टिक। और जिनकी बराबर होगी दोनों, उनको हेप्लो डिप्लॉन्टिक। वो हम लाइफ साइकिल के अल्टरनेशन में डिटेल से लिखाएंगे। अभी हमको ये समझना है कि मेन किस में कौन है, जो कि प्लांट किंगडम तभी आसानी समझ में आएगा। पढ़े तो जरा 2 लाइनें यहां लिख लीजिए। स्पोरोफिटिक फेज begins with formation of
क्या? तो आंसर देंगे जाइगोट। जाइगोट जैसे बन गया, मान लीजिए क्या शुरू हो गया, स्पोरोफाइट शुरू हो गया। अच्छा, गेमेटोफिटिक फेज बिगिन विद फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। क्यों कहते हो ऐसा? तो जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और स्पोर क्या होता है? हेप्लॉयड होता है। शुरू करें? तो एक डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा डायग्राम बना लो फिर बताते हैं। कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। देख लें जरा क्या है। देखिए, अभी प्लांट किंगडम में एल्गी है, प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा है, प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। ठीक, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट किंगडम के ग्रुप में हमको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्लांट में स्पोरोफाइट और गिम्टोफाइट तो जरूर होंगे। अगर स्पोरोफाइट गिम्टोफाइट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा तो फिर वो प्लांट नहीं होगा। ये तो कन्फर्म है कि स्पोरोफिटिक और गिम्टोफिटिक फेज चलनी। ठीक है, बस अब ये समझना है कि स्पोरोफिटिक फेज बनी कैसी है, गिम्टोफिटिक फेज बनी कैसी है, और बनावट से ही आप अंदाजा लगा ले जाओगे कि इसमें कौन मेन फेज है। जो मेन होगी वो डोमिनेंट फेज होगी, और जो मेन नहीं होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट फेज होगी। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखो, अब लिखना नहीं, हमने यहाँ जो डायग्राम बनाया है वो एक एल्गी में से स्पाइरोगाइरा का बनाया है। स्पाइरोगाइरा एक फिलामेंटस एल्गी है। ये स्पाइरोगाइरा का एक फिलामेंट है, स्पाइरोगाइरा का दूसरा फिलामेंट है। मान लेते हैं कि ये प्लस स्ट्रेन है, मान लेते हैं ये माइनस स्ट्रेन है। तो उन्होंने तय किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेल का फ्यूजन हो गया, और जैसे सेल का फ्यूजन होगा वैसे जाइगोट बनेगा। वास्तव में इसके फिलामेंट जो है वो हेप्लॉयड होते हैं। तो अगर फिलामेंट हेप्लॉयड हैं तो फिलामेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गेमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे दो हेप्लॉयड सेल का फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा, वो डिप्लॉयड हो जाएगा, और डिप्लॉयड हो जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, लेकिन समस्या ये है कि जो इसका फिलामेंट है वो तो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। तो जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा वही मेन फेज होगा। स्पोरोफाइट केवल जाइगोट के फॉर्म में है, बस केवल एक सेल, सिंगल सेल का स्पोरोफाइट है। अभी इस स्पोरोफाइट जो जाइगोट होगा इसमें मियोसिस हो जाती है, और मियोसिस से बन जाते हैं स्पोर। आप सोचो कि यदि मियोसिस से स्पोर बन जाएंगे, और स्पोर क्या होंगे? एन के होंगे। तो स्पोर जैसे बना वैसे क्या शुरू हो गया? गेमेटोफाइट शुरू हो गया। तो स्पोरोफाइट कितनी देर के लिए रहा? केवल जाइगोट जितनी देर रहा उतनी देर तो रहा, तो इससे कम तो हो नहीं सकता है। एक सेल का स्पोरोफाइट है तो क्वेश्चन पूछेगा यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट किसमें? कहोगे एल्गी में। अब इस एक सेल के स्पोरोफाइट में इतनी दम नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इस स्पोरोफाइट के साथ समस्या ये है कि ये डिपेंड है किस पर? गेमेटोफाइट पर। तो पूरी एल्गी में 5 क्वेश्चन। एल्गी में गेमेटोफिटिक फेज मेन है, क्यों? ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है। स्पोरोफिटिक फेज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक फेज सबसे छोटी फेज है, यहाँ केवल एक सेल का स्पोरोफाइट है,
किस फॉर्म में? जाइगोट के फॉर्म में। जैसे वो मियोसिस करके स्पोर बनाएगा वैसे क्या शुरू हो जाएगा? गेमेटोफिटिक फेज शुरू हो जाएगा। तो यहाँ इससे छोटी फेज तो स्पोरोफाइट की हो नहीं सकती। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज बहुत परेशान है, उसको बहुत कम महत्व मिला। मेन महत्व यहाँ किसको है? गेमेटोफिटिक फेज का। समय बदला, इवोल्यूशन हुआ। कुछ लिखो नहीं, केवल सुनो क्या हुआ। देखो, बना एल्गी से बने ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट में हमने जो डायग्राम बनाया वो फ्यूनेरिया या मॉस का बनाया। क्या देखते हैं? ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसी के ऊपर फुट सीटा और कैप्सूल बनते हैं। ये जो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये गेमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो फुट सीटा और कैप्सूल है वो स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ध्यान से देखा गया तो पता चला कि जो गेमेटोफिटिक फेज है वो ग्रीन है, और जैसे ग्रीन होगा वैसे फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। लेकिन जो स्पोरोफिटिक फेज है वो नॉन ग्रीन है। अब नॉन ग्रीन है तो फिर खाना तो क्या करोगे? डिपेंडेंट हो जाओगे। तो यहाँ भी स्पोरोफाइट डिपेंड है किस पर? गेमेटोफाइट पर। लेकिन अंतर आपको दिख रहा होगा, जब हम यहाँ से यहाँ आए हैं तो गेमेटोफाइट भी अच्छा हुआ है और स्पोरोफाइट भी अच्छा हुआ है। गेमेटोफाइट यहाँ फिलामेंटस था, थैलस लाइक था, यहाँ गेमेटोफाइट थोड़ा लीफी गेमेटोफाइट हो गया, तो थोड़ा बेहतर गेमेटोफाइट हुआ। यहाँ भी ग्रीन था, यहाँ भी ग्रीन है। स्पोरोफाइट यहाँ केवल जाइगोट के फॉर्म में था, एक सेल का था, लेकिन यहाँ स्पोरोफाइट थोड़ा बेहतर दिख रहा है। क्या? फुट सीटा कैप्सूल। तो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट हो गया, फुट सीटा कैप्सूल में बट गया, लेकिन अभी भी क्लोरोफिल नहीं बना पाया है। तो बताओ डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। तो बताओ मेन कौन होगा? तो मेन गेमेटोफाइट होगा, इसमें कोई शक नहीं। और स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, कोई दिक्कत? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। इसी ब्रायोफाइट से इवोल्यूशन होके बने क्या? टेरिडोफाइट। तो जब टेरिडोफाइट बना तो देखो क्या हुआ। तो दो चीजें हुई। गेमेटोफाइट जो यहाँ बहुत बढ़िया था वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर के थैलस लाइक क्या बना लिया? प्रोथैलस बना लिया। अभी मैंने पीछे बताया था गेमेटोफाइट वो फाइट है जो गैमीट बनाएगा, तो गैमीट बनाने के लिए सेक्स आर्गन भी तो होने चाहिए। कौन से? वही आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया। यहाँ भी आर्किगोनिया एंथ्रिडिया है इसी के पास, इसके पास भी आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया हैं, और इसके पास भी आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया हैं। ये भी गैमीट बनाएगा, वो भी गैमीट बनाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये गेमेटोफाइट ग्रीन और फोटोसिंथेटिक है, लेकिन ये लीफी गेमेटोफाइट है, ये थैलस लाइक गेमेटोफाइट है। तो इनका हो गया डिमोशन, ये बेहतर से खराब हो गए। लेकिन स्पोरोफाइट देखो, यहाँ स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल जैसा था, यहाँ स्पोरोफाइट में देखो असली का रूट, असली का स्टेम और असली की लीफ आ गई। असली के रूट, स्टेम, लीफ यहाँ आ गए हैं। ये स्पोरोफाइट ग्रीन हो गया है। तो यहाँ तक स्पोरोफाइट क्या था? नॉन ग्रीन, डिपेंडेंट था, जबकि यहाँ ग्रीन हो गया। तो जैसे ग्रीन होगा वैसे फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, वैसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो टेरिडोफाइटा की बड़ी विशेष बात है, स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट बोथ आर ग्रीन, बोथ आर फोटोसिंथेटिक एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों ग्रीन है, दोनों फोटोसिंथेटिक। फिर भी हमको ये तो बताने पड़ेगा कि मेन कौन है। तो देखो मेन कौन है, यहाँ मेन हो गया स्पोरोफाइट। तो बहुत बड़ा चेंज आया जब हम ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट में पहुंचे। वहां मेन कौन था? गेमेटोफाइट। यहाँ मेन कौन है? स्पोरोफाइट। और पहचान, असली का रूट, असली का स्टेम और असली का लीफ, जबकि यहाँ गेमेटोफाइट के पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक। तो ब्रायो से जब टेरिडो बना तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। क्या आया? तो कहोगे कि असली के रूट, स्टेम, लीफ आ गए, स्पोरोफाइट मेन और डोमिनेंट फेज हो गया। हाँ, गेमेटोफाइट इतना खराब नहीं हुआ कि डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन छोटा हो गया। समय फिर बदला, बने क्या? जिम्नो और एंजियोस्पर्म। कहानी बिल्कुल पलट गई। कहीं भी आपको जिम्नोस्पर्म का पौधा लगा मिले या एंजियोस्पर्म का कोई पौधा लगा हुआ मिले, और जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब स्पोरोफाइट है। जैसे आपको रूट दिखेगा, स्टेम दिखेगा, लीफ दिखेगा, फ्लावर,
ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सब का सब स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइट। रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, ये सब स्पोरोफाइट है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब स्पोरोफाइट है। खास बात सुनो, इस फ्लावर के अंदर अगर हम जिम्नो एंजियोस्पर्म की बात करें, लगभग लगभग जो बातें जिम्नो में लागू वही बातें एंजियो में लागू, थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेज हो सकते हैं। किसी भी जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के प्लांट का अगर हम फ्लावर देख रहे हैं तो फ्लावर में दो पार्ट होंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। स्टैमेन के अंदर एंथर होगा, पिस्टिल में ओवरी होगा। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, पिस्टिल में, ओवरी में, ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल होगी। थोड़ा बहुत अगर पुराना याद हो तो ध्यान से सुनिएगा। पिस्टिल में मेगास्पोर मदर सेल है और एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल है। 2n है कि n? 2n। स्पोरोफाइट है कि गेमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। ध्यान से सुनिएगा, एंथर के माइक्रोस्पोर मदर सेल तक स्पोरोफाइट है और पिस्टिल के मेगास्पोर मदर सेल तक क्या है? स्पोरोफाइट है। अब देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो गई मियोसिस, तो जैसे मियोसिस होगी वैसे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर एन का बनेगा। तो जैसे एन बना वो क्या हो गया? गेमेटोफाइट। और माइक्रोस्पोर से बने पालन ग्रेन क्या कहते हो? मेल गेमेटोफाइट। और मेगास्पोर मदर सेल 2n थी, उसमें हुई मियोसिस, बना मेगास्पोर, एन का बना कि बना? जैसे एन का बना हम क्या कहेंगे? गेमेटोफाइट। और मेगास्पोर से बना एम्ब्रायोसैक क्या कहते हो? फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसी फ्लावर के अंदर ही तो गेमेटोफाइट है, और अंदर जो गेमेटोफाइट है एक का नाम, एक का नाम ये बताओ, मेल गेमेटोफाइट का नाम पालन ग्रेन, फीमेल गेमेटोफाइट का नाम एम्ब्रायोसैक। इन दोनों को न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? इन दोनों को न्यूट्रिशन स्पोरोफाइट। इसका मतलब गेमेटोफाइट डिपेंड हो गया किस पर? कहानी बदलते देर नहीं लगी। जब शुरू किए थे तो स्पोरोफाइट डिपेंड थे किस पर? गेमेटोफाइट। और जब खत्म किए, गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। बताओ मेन कौन होगा? यहां मेन कौन होगा? स्पोरोफाइट। तो डिपेंड कौन होंगे? गेमेटोफाइट। और यहां मेन कौन है और डिपेंड कौन है? तो इवोल्यूशन क्लियर कि एल्गी से, प्रायो से, टेरिडो से, जिम्नो से एंजियो की तरफ बढ़ोगे तो कहानी बिल्कुल पलट जाएगी। एल्गी में क्या था? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। और एंजियोस्पर्म में क्या है? गेमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। बिल्कुल क्लियर है? पॉइंट लिखे। एल्गी में क्या क्या है, ब्रायो में क्या है, जिम्नो में क्या है, और हाँ ब्रायो में क्या है, टेरिडो में क्या है, जो जिम्नो में वही एंजियोस्पर्म में। लिखें। एल्गी क्या कहोगे? एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट है। और क्यों गेमेटोफाइट है? तो गेमेटोफाइट कैसा है? ग्रीन फोटो सिंथेटिक और ऑटो ट्रैफिक। एल्गी में ही जो स्पोरोफाइट है उसके हाल बताओ। तो कहोगे ये नॉन ग्रीन है। इसी नाते ये डिपेंडेंट है किस पर? ऑन गेमेटोफाइट। किस फॉर्म में है? तो स्पोरोफाइट यूनिसेलुलर है। एज किस फॉर्म में?
तो इससे छोटा, इससे खराब स्पोरोफाइट तो हो नहीं सकता। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसके पास? एल्गी पास। एल्गी से गए हम लोग कहां? ब्रायोफाइट। अभी भी मेन प्लांट बॉडी कौन है बताओ? अभी भी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, हाँ या ना? और गेमेटोफाइट क्यों मेन प्लांट बॉडी है? तो पहले से पता है कि ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है। गेमेटोफाइट कैसा है? तो थोड़ा वेल डेवलप है। वेल डेवलप लीफी गेमेटोफाइट है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? असली के रूट स्टेम लीफ नहीं है। लाइक ट्रू क्या? रूट स्टेम एंड लीफ। तो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट कैसा है? तो कहोगे डिपेंड है ऑन स्पोरोफाइट। तो डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। क्यों डिपेंड है बेटा? होगी ये नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक है। नॉन ग्रीन है, नॉन फोटो सिंथेटिक है कैसा? मल्टीसेलुलर कि यूनिसेलुलर? यहां तो भैया यूनिसेलुलर था, यहां कैसा है? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट विद, इसके पास है क्या क्या? फुट, सीटा और कैप्सूल। लिखे? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कहो बोथ स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट आर independent to each other। क्यों? क्योंकि दोनों स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट आर ग्रीन और फोटो सिंथेटिक। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी?
तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, और जिसमें है क्या, है ट्रू असली के रूट, स्टेम और लीफ। इसमें गेमेटोफाइट का हाल क्या है, तो कहोगे थायलस लाइक है, और इसके गेमेटोफाइट का नाम इंपॉर्टेंट है, इसके गेमेटोफाइट का नाम प्रोथैलस है। फिर आएगा जिम्नो और एंजियो। जिम्नोस्पर्म, और जो जिम्नो पर लागू है वही एंजियो पर लागू है। कहानी बिल्कुल बदल गई। मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई, स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट डिपेंड हो गया कहां, ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में है असली के रूट, स्टेम, लीफ और क्या मिल गए, फ्लावर। रूट स्टेम लीफ तक वहां थे, फ्लावर वहां नहीं थे। और जो स्पोरोफाइट था, सॉरी गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट वेरी रिड्यूस, इतना रिड्यूस हुआ कि केवल कुछ सेल बची। बताओ कि कितनी सेल बची। अरे कहो कि पालन ग्रेन में केवल 2 सेल बची, एम्ब्रायोसेक में केवल 7 सेल बची। अब इससे छोटा क्या कर दें, यूनिसेलुलर नहीं है, कुछ सेल बची। पालन ग्रेन में कितनी थी, 2 या 3 सेल मान लेते हैं भाई। और एम्ब्रायोसेक कितनी मिली, 7 सेल मिली। अब इतना रिड्यूस हो गया, डिपेंडेंट हो गया किस पर, दो चीजें, 2 लाइनें लिख ली बस, चेन बता डालिए। फ्लावर में जो एंथर है वो 2n, उसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल वो 2n, उसमें हुई मियोसिस, बना माइक्रोस्पोर n, और जैसे n बना वैसे क्या शुरू, गेमेटोफाइट। फ्लावर में पिस्टिल, पिस्टिल में ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल में न्यूसेलस, न्यूसेलस में मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल 2n। जैसे मियोसिस हुई वैसे मेगास्पोर बना, वैसे क्या हुआ, n, क्या हो गया, गेमेटोफाइट। बस एक चेन लिख लेते हैं, यहां तक हो गया है। बताओ सीड के अंदर एम्ब्रायो है, ये गेमेटोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट है, कि स्पोरोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट है, कि गेमेटोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट है। फिर से बोल रहे हैं, सीड में एम्ब्रायो है, बताओ ये गेमेटोफाइट में गेमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट में स्पोरोफाइट है। पेन ना गिराओ, जब गिर जाए तो आंसर लगा देंगे। सोचते रहो, भी बताते हैं।
फ्लावर में, एंथर में, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने माइक्रोस्पोर से बना पालन ग्रेन, यही तो है। एंथर 2 n, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2 n, माइक्रोस्पोर n और पालन ग्रेन n। यहां घटना बताओ कौन सी? मियोसिस। फ्लावर में ही पिस्टिल है, पिस्टिल में ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल में न्यूसेलस, न्यूसेलस में मेगा स्पोर मदर सेल से बना मेगा स्पोर से बना एम्ब्रायोसैक। बताओ। पिस्टिल 2 n, ओरी 2 n, ओव्यूल 2 n, न्यूसेलस 2 n, मेगा स्पोर मदर सेल 2 n, मेगा स्पोर n, एम्ब्रायोसैक n। यहां क्या हुआ? मियोसिस। पालन ग्रेन में मेल गैमीट, टू n स्पोरोफाइट, 2 n स्पोरोफाइट, n गेमेटोफाइट, n गेमेटोफाइट, मेल गैमीट गेमेटोफाइट। पिस्टिल 2 n स्पोरोफाइट, ओवरी 2 n स्पोरोफाइट, ओव्यूल 2 n स्पोरोफाइट, न्यूसेलस 2 n स्पोरोफाइट, मेगा स्पोर मदर सेल 2 n स्पोरोफाइट। मियोसिस हुआ, मेगा स्पोर बना गेमेटोफाइट, एम्ब्रायोसैक बना गेमेटोफाइट। बताओ सीड के अंदर एम्ब्रायो क्या है? तो सीड 2 n, एम्ब्रायो 2 n, तो 2 n के अंदर 2 n क्या? स्पोरोफाइट के अंदर, अच्छा एंथर के अंदर पालन ग्रेन, एंथर है 2 n स्पोरोफाइट, पालन ग्रेन n गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट। अच्छा पालन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट, गेमेटोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसैक, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसैक। तो स्पोरोफाइट के अंदर घर जाके देखिएगा।